नमस्कार। न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। कल 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे आने हैं। पश्चिम बंगाल, आसाम, तमिलनाडु और केरलम। इन 4 राज्यों में सभी क्षेत्रीय पार्टियां और भाजपा अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए दिख चुकी है। यानी कांग्रेस के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव में ताकत से उतर चुकी थी। सोशल मीडिया पर लोग अब पूछने लगे हैं, सभी राज्यों में विभिन्न पार्टियां रैली चला रही है, लेकिन कांग्रेस कहीं दिखाई क्यों नहीं दी? कांग्रेस दिखाई देगी, लेकिन 4 तारीख के बाद, चुनाव नतीजों के आने के बाद, ईवीएम मशीन की हैकिंग और चुनाव आयोग पर गड़बड़ी के आरोप लगाने के लिए कांग्रेस 4 तारीख के बाद आएगी ही। 4 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस के केरल के कार्यकर्ता केवल मैदान में उतरे दिखते हैं। केरल में कांग्रेस यूनियन डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाकर चुनाव लड़ रही है। इस चुनाव में शशि थरूर जैसे बड़े राजनेता को बिल्कुल ही पार्टी से अलग कर दिया गया है। हालांकि उन्हें स्टार कैंपेनर के रूप में दिखाया गया है, लेकिन पार्टी की मुख्य बैठकों में उन्हें बुलाना तक बंद कर दिया गया है। हाल ही की लोकल बॉडी इलेक्शन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। भारत में सबसे अधिक डेमोग्राफी जिन राज्यों की बदल चुकी है, उनमें केरल का नाम काफी ऊपर आता है। ऐसे में राज्य में मुस्लिम और ईसाई तुष्टीकरण के लिए दशकों से मेहनत करती कांग्रेस अगर आसानी से जीत कर नहीं आई, तो कांग्रेस को अपनी योजनाओं पर फिर एक बार गौर करना होगा, विस्तार से सोचना होगा। कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ को लोकल बॉडी इलेक्शन में 29% वोट मिले थे, लेकिन लेफ्ट पार्टियों को भी 27% वोट मिले, जबकि भाजपा को 14% वोट मिले। ये दिखाता है कि तुष्टीकरण के जरिए वोट बैंक जुटाने वाली पार्टियों के बीच 2-3% वोट के लिए कांटे की टक्कर है। केरल में विधानसभा के 140 सीटें हैं और बहुमत के लिए 71 सीटों की जरूरत है। केरल की जनता लेफ्ट पार्टियों के आतंक, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार से परेशान है। ऐसे में कांग्रेस के नेतृत्व में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट केरल में बहुमत का आंकड़ा पार तो करता दिखता है, जबकि कम्युनिस्ट पार्टियां 60 से अधिक सीटें जीतने का अनुमान है। आसाम जैसे राज्य में जहां कांग्रेस का बड़ा स्टेक हुआ करता था, वहां कांग्रेस कार्यकर्ता जमीन से गायब मालूम पड़ते हैं। ये बात सच है कि आसाम और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों में जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी में बदलाव सबसे बड़ी चुनौती है और यही सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा भी है। आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कभी कांग्रेस के ही नेता हुआ करते थे, लेकिन कांग्रेस की वंशवाद की राजनीति की बलि चढ़ते उससे पहले वो भाजपा में शामिल हो गए। आज हिमंता शर्मा असम की राजनीति का केंद्र बिंदु है। उनके पीछे असमिया समुदाय का मजबूत जनाधार दिखाई पड़ता है। दूसरी तरफ गौरव गोगोई 40% मुस्लिम आबादी का नेतृत्व कर रहे हैं। हिंदू जनता पर असर दिखाने वाले आखिरी कांग्रेस नेता भूपेन कुमार बोरा, प्रद्युत बोरडोलाई, संजू बारू ऐसे नेता चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। इसलिए अगर असम में कांग्रेस की पकड़ अगर है भी, तो वो केवल मुस्लिम मोहल्लों तक सीमित हुई है। असम में 126 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत के लिए 64 सीटों की आवश्यकता है। यहाँ कांग्रेस केवल 20 से 24 सीटें जीतती हुई दिखती है। अनुमान है कि भाजपा यहाँ 90 से ज्यादा सीटें जीतने वाली है। अब नजर डालते हैं तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में। तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके की पीठ पर भूत की तरह सवार है। यहाँ डीएमके पार्टी खुद सत्ता से बेदखल होती दिखती है। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ता केवल डीएमके की रैली में मुंह दिखाई के लिए आते हैं। तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार तमिलनाडु में विजय जोसेफ की पार्टी तमिलगा वेट्री कड़गम यहाँ की बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। सर्वे के अनुसार टीवीके को 98 से 120 सीटें तक मिल सकती है, लेकिन कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन 110 से 90 के बीच सिमट जाएगा। पश्चिम बंगाल चुनाव की बात करें तो ये चुनाव पूरी तरह से भाजपा और टीएमसी के बीच बटा हुआ है। पूरी की पूरी भाजपा की मशीनरी, कार्यकर्ता, नेता पश्चिम बंगाल और आसाम के जमीन पर उतरकर काम कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जबरदस्त आतंक मालूम पड़ता है। टीएमसी पार्टी के गुंडे दिन दहाड़े लोगों पर हमले करते हैं। जो मतदाता टीएमसी को वोट नहीं देते, उन्हें सबके सामने प्रताड़ित किया जाता है। लोगों के दिल में दहशत बनाए रखने के लिए उन्हें उदाहरण की तरह बनाकर दिखाया जाता है। इस दहशत और गुंडागर्दी का आलम यह है, देश के गृह मंत्री अमित शाह अपने कार्यकर्ताओं और राज्य के मतदाताओं को भरोसा दिलाने के लिए पश्चिम बंगाल में जाकर बैठे हैं।
वहीं से देश का गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं। फिर भी टीएमसी की गुंडागर्दी में कोई कमी नहीं आई है। कांग्रेस के एक कार्यकर्ता देवजीत चटर्जी को टीएमसी के गुंडों ने पीट पीट कर मार डाला। इसके बाद भी कांग्रेस टीएमसी का विरोध करते हुए रास्ते पर उतरी दिखाई नहीं दी। ईवीएम मशीन में भाजपा और कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के नाम और सिंबल के सामने टीएमसी के गुंडों ने टेप लगाई थी ताकि वो उन्हें वोट ना करें। इसमें भी ईवीएम मशीनों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामों और चुनाव चिन्हों के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई। यानी टीएमसी भी जानती है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस शून्य है और टीएमसी को कांग्रेस से कोई खतरा नहीं है। जब देश में 4 राज्यों में चुनाव जारी है, 2 राज्यों में आपकी वोट बैंक और स्थानीय कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हो, तब कांग्रेस के सभी टॉप लीडर्स चुनाव अभियान से गायब है। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बड़े बड़े नेताओं ने चुनावी रैलियां की ही नहीं है, तो नतीजों की अपेक्षा भी नहीं कर सकते। एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते चुनाव लड़ने में समय गंवाने के बजाय राहुल गांधी अंडमान निकोबार में जाकर भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट पर ध्यान दे रहे हैं। ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट तो बनेगा ही, वो मुद्दा बहुत पुराना हो चुका है, उसे रोकना कांग्रेस के बस की बात नहीं है। लेकिन चुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगाना ये एक राष्ट्रीय पार्टी के लिए बेहद जरूरी होता है। यहीं से कांग्रेस गायब है। ये कांग्रेस की निराशा को उजागर करती है। ये दिखाता है कि कांग्रेस निराशा से ग्रस्त है। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार की हार से जो निराशा कांग्रेस ने पाई है, वही इसका कारण है। शायद राहुल गांधी अपनी हार की सेंचुरी को मिस करना चाहते हैं, इसीलिए वो किसी को मुंह नहीं दिखा रहे। आपको क्या लगता है? वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर कहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।